हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग आज 9.4 प्रश्नावली को खत्म करने वाले हैं। आखिरी के कुछ क्वेश्चंस हमने बचे हुए हैं और उन क्वेश्चंस में कुछ नया हम लोगों को सीखने को मिलेगा। कुछ नया तो क्या मतलब, हाँ कुछ अलग तरह के प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस में जो बचे हुए हैं उनमें, तो बड़े प्यारे क्वेश्चंस हैं, मजा आएगा आप लोगों को करने में। कुछ उदाहरण और कुछ प्रश्न सेम फॉर्मेट के हैं लगभग, तो वो हम लोग आज कवर करने वाले हैं। 9.4 आज खत्म हो जाएगी हमारी, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन आराम से 9.5 शुरू कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को फटाफट से। देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। आप में से जो बच्चे अग्नि बैच से अभी तक नहीं जुड़े हैं, फटाफट से अग्नि बैच से जुड़ जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लर्न एंड शेयर एप्लीकेशन का लिंक है, आप उस लिंक से लर्न एंड शेयर नाम से जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लो। वहां पर अग्नि बैच आपको दिखेगा, उसे आप वहां से ज्वाइन कर लो। अग्नि बैच में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, टोटल 6 सब्जेक्ट्स की फैसिलिटीज हैं। आप चाहो तो एक सब्जेक्ट के लिए, चाहो तो ज्यादा सब्जेक्ट्स के लिए ज्वाइन कर सकते हो अग्नि बैच को। आपकी तैयारी नो डाउट बहुत बेहतर हो जाएगी इस बैच के साथ में। और जो बच्चे व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल में से कोई ज्वाइन नहीं किए हैं, दोनों के दोनों ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो आराम से। लास्ट क्लास में खत्म कर लिए थे, 17वें की बारी है, शुरू करते हैं। क्वेश्चंस जितने भी हैं आगे के सब इसी तरह के हैं। इसी तरह के मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, पूरा लैंग्वेज में लिखा रहेगा, जैसा कि अपन ने कल भी किया था एक आधा क्वेश्चन। उसी से पहले अपने को अवकल समीकरण बनाना पड़ेगा, फिर उस अवकल समीकरण का हल भी निकालना पड़ेगा। और मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें विशिष्ट हल निकालने को बोलेगा, व्यापक हल भी नहीं। मतलब सब कुछ जो सीखा है वो एज इट इज पूरा करना है, साथ में समीकरण, अवकल समीकरण जो है वो भी बनानी पड़ेगी अपने को। 17वां भी ऐसा ही है, 18वां भी ऐसा ही है, 19वां भी ऐसा ही है, 20वां भी ऐसा ही है। सॉरी, उदाहरण नंबर 14 भी ऐसा है और 20वां भी ऐसा है और 21वां भी ऐसा है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव है 22 और 23। अच्छा, 22वां भी सेम ही है, 23वां एक ऑब्जेक्टिव है। तो ये सारे क्वेश्चंस आज की क्लास में अपने को कंप्लीट करने हैं। स्टार्ट करते हैं, 17वें नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, सभी के सभी कंप्लीट करने हैं। तो थोड़े से जोश के साथ बने रहना है, थोड़ा स्पीड में भी कर सकते हैं अपन आराम से। छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ज्यादा बड़े नहीं है। देखिए, बिंदु 0,-2 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। ध्यान से समझेंगे क्या कहना चाह रहा है। पहली बात तो उसने जो बिंदु दे रखा है वो बिंदु तो मात्र उसने इसलिए दिया है ताकि हम इसको संतुष्ट करवा करके c का मान निकाल सकें लास्ट में, व्यापक हल निकाल सकें लास्ट में। इसके लिए उसने ये बिंदु हमारे को दे रखा है और कोई इसका औचित्य नहीं है और कोई इसका रीजन नहीं है ना। व्यापक हल निकालने के लिए हमारे को ये बिंदु दिया हुआ है, वो लास्ट में काम आएगा। तो हमें बोला है इससे गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके, यहां से शुरू है, किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है, और स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होता है, dy/dx, और उस बिंदु के y निर्देशांक का मतलब है y, तो dy/dx और y का गुणनफल। dy क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि dy/dx इंटू में y, dy/dx और y का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। x निर्देशांक x है भाई, बिंदु क्या है x, y, इसका x निर्देशांक x है, y निर्देशांक y है, और स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx है। तो क्वेश्चन में यही बोला है कि जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है dy/dx, उसको y निर्देशांक से अगर गुणा करें तो उसका x निर्देशांक के बराबर आ जाता है। तो स्पष्ट तौर पे हमारे पास अवकल समीकरण प्राप्त हो गई है, बहुत आसानी से प्राप्त हो गई है अवकल समीकरण, और छोटी सी आसान सी है, तुरंत इसका आंसर आएगा, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। इसको सॉल्व करेंगे कैसे भाई, y के साथ में dy यहां अवेलेबल है, अलग अलग कर लो, x वहां पर है और उसके साथ में dx हो गया। इंटीग्रेट जैसे ही करेंगे आंसर आ जाएगा सीधा। y का इंटीग्रेशन क्या होगा, y² 2, x का हो जाएगा x² 2 प्लस में c, समीकरण नंबर 1। इतना सिंपल है, सोच के देखो आप। हमें सिर्फ ये करना है, c का मान निकाल करके फ्री कर देना है इसको। c का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें बिंदु दे रखा है, उस बिंदु से इसको पास करना पड़ेगा, इसको गुजारना पड़ेगा, तब जाकर के c का मान आपको प्राप्त होगा। हमें लिखना पड़ेगा कि दिया है कि वक्र बिंदु 0,-2 से गुजरता है
अतः बिंदु 0,-2 जो है समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा। और अब हम लोग संतुष्ट करवा देंगे इसको, और क्या है, इसको तो यहां लिख लेते हैं और संतुष्ट करवा देते हैं, है ना। एक लाइन यहां ले लो और इतना ही पार्ट और करके काम हो जाएगा आराम से। सी का मान बड़े आराम से आ जाएगा, यहां कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ जी, x का जगह 0, y की जगह -2 रखना है, y की जगह -2, तो -2 का हो जाएगा स्क्वायर और बटे में आ रहा है 2, बराबर में x का मान है 0, 0 का स्क्वायर बटे में आ रहा है 2, प्लस में c चल रहा है यहां पर। -2 का स्क्वायर 4 होता है, 4/2 2 हो जाएगा, बराबर में c आ रहा है क्योंकि 0/2 0 हो गया। तो c का मान स्पष्ट तौर पे समझ में आ गया, कितना, 2 के बराबर है। c का मान उठा करके समीकरण 1 में रखोगे, काम हो जाएगा। आप लिखेंगे c का मान समीकरण 1 में रखने पर, c का मान समीकरण 1 में रखने पर y² इज इक्वल टू x²/2 प्लस में c की जगह 2 आ गया। आप पूरी लाइन में एलसीएम ले लो बस, और तो क्या कर सकते हैं। यहां y²/2 है, इस तरफ एलसीएम ले लो, तो ये x² प्लस 4/2 हो जाएगा। 2 से 2 हम लोग काट लेंगे, तो फाइनल आंसर आएगा y² बराबर में x² प्लस में 4। ये हमारा फाइनल आंसर है। होपफुली यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से सॉल्व किया गया है। तुरंत इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट से इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, छोटा सा क्वेश्चन था, विशेष कुछ नहीं था इसमें, इजी क्वेश्चन है। आराम से धीरे धीरे लेवल अप बढ़ेगा। 1-2 क्वेश्चन अभी और देखेंगे आप, तो आपको लगेगा कि अब धीरे धीरे लेवल बढ़ना स्टार्ट हुआ है। तो मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूं फटाक से। 18वां प्रश्न पढ़ते हैं, थोड़ा सा बेहतर है, तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा बेहतर आपको महसूस होगा वो वाला प्रश्न इसके मुकाबले। देखिए, नेक्स्ट है 18वां प्रश्न, इससे बेटर है वो। धीरे धीरे मतलब अच्छे लेवल के आने स्टार्ट हो रहे हैं अब। 17 के बाद अब 18वां देखो। एक वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। भाई स्पर्श रेखा की प्रवणता उसको देना ही पड़ेगा बार बार वर्ड, क्योंकि स्पर्श रेखा की प्रवणता से ही dy/dx इंट्रोड्यूस हो पाएगा उसमें, वरना dy/dx कहां से लाओगे। तो इसलिए बार बार हर क्वेश्चन में स्पर्श रेखा की प्रवणता अक्सर मतलब देखने को मिल रही है अगर वक्र की बात है तो एक वक्र के बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता जो कि dy/dx होती है, स्पर्श बिंदु को बिंदु -4, -3 से मिलाने वाली रेखाखंड की प्रवणता की दुगनी है। देखो भाई, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सब लोग ध्यान से समझेंगे तो बात समझ में आएगी। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है ना, स्पर्श रेखा की प्रवणता इक्वल है किसके इक्वल है, स्पर्श बिंदु को, स्पर्श बिंदु मतलब ये, क्योंकि इसी बिंदु पर स्पर्श रेखा निकाल रहे हैं तो ये स्पर्श बिंदु हो गया। जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा निकाल रहे हो, ये अगर बिंदु स्पर्श बिंदु है तभी तो इस पे स्पर्श रेखा की बात है ना। तो इसका मतलब किस बिंदु पे स्पर्श रेखा की बात चल रही है, बिंदु x, y पर। तो बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श बिंदु को, मतलब बिंदु x, y को बिंदु -4, -3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दुगनी है। तो ये स्पर्श रेखा की प्रवणता दुगनी है किससे, बिंदु x, y को बिंदु -4, -3 से मिलाने वाले रेखाखंड की जो प्रवणता है उससे दोगुनी है। पहली लाइन का मतलब यही है। और अगर ये लाइन आपको समझ में आ गई तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, फिर तो क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो ही जाएगा। मेन इसी लाइन में था, झोल झाल जो करना था वो सारा इसी लाइन का खेल है और कुछ नहीं है। बल्कि मेरे को लग रहा है ये सीधा भी बन जाएगा,
ये तो सीधा भी आ जाएगा मेरे हिसाब से, जगह इतनी तो है ही है, उसमें क्या बात है ना। तो ये 2 गुना ये सारा तामझाम, और इसको भी इस तरफ ले लो थोड़ा सा। स्पर्श रेखा की प्रवणता हमारे को प्राप्त हो गई बड़े आराम से, ये आ गया है साहब। ये हमारे को दिया हुआ है, क्वेश्चन में दे रखा है ये कि स्पर्श रेखा की प्रवणता किसके बराबर है। स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर है 2 गुना बिंदु x, y को बिंदु इससे मिलाने वाली रेखाखंड की प्रवणता से। सिंपल, पहली लाइन में यही है, इसकी 2 गुनी है। जो ये दे रखा है पहले इसको समझ लेते हैं, बाकी का बाद में देखेंगे कि आगे प्रश्न क्या कह रहा है, ये बात की बात है। वैसे देख लो, चलो भाई, यदि यह वक्र बिंदु -2,1 से गुजरता है तो इस वक्र का समीकरण ज्ञात करो। खैर ये बिंदु तक सिर्फ इसलिए दे रखा है ताकि हम सी का मान निकाल लें लास्ट में। मेन जो लाइन थी वो यही है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता मतलब dy/dx, स्पर्श बिंदु मतलब x, y को बिंदु -4, -3 से मिलाने वाली रेखाखंड की प्रवणता से दोगुनी है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी हो जाएगी, dy/dx, और 2 से गुणा करना है किसको भाई, किसी 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड अगर है, इसका एक तो x1 y1 बिंदु है और एक अगर x2 y2 है, तो 11वीं क्लास में आप लोगों ने इस रेखाखंड का प्रवणता निकालने का सूत्र सीखा हुआ है। क्या सूत्र था 11वीं क्लास में, y2 - y1 बटे x2 - x1। 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता यही आती है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। और भी जगह अपन ने 12वीं क्लास में ये पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि केवल इसी चैप्टर में पढ़ रहे हैं, 12वीं में भी पढ़ा है पहले अपन ने। बाकी 11वीं में तो खैर अपन ने इसको डिटेल में पढ़ा ही है, इसका डेरिवेशन वगैरह सब 11वीं क्लास में था। 11वीं क्लास का जो 10वां चैप्टर है सरल रेखाएं, उसमें हम लोगों ने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। खैर अब वैल्यूज वगैरह रखने की बारी है, तो dy/dx बराबर में 2 गुना, किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको x1 y1 मान रहा हूं, इसको x2 y2 मान रहा हूं, एक ही बात है। तो ये है y2 मतलब y फिलहाल, माइनस y1 मतलब -3, तो मैं प्लस का 3 कर देता हूं डायरेक्ट, और नीचे x2 का मतलब x है और उसमें से माइनस होगा माइनस का 4, तो x + 4 कर देते हैं डायरेक्टली। इससे बड़े आराम से अवकल समीकरण तो प्राप्त हो गया, इधर उधर करके इसको सेटल भी कर लो। जैसे y + 3 इधर आ जाएगा डिवाइड में dy के साथ में, dx इधर आ जाएगा, उसके साथ सारे x के पद आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा dy डिवाइडेड बाई y + 3 और 2 से गुणा होकर के dx डिवाइडेड बाई x + 4। ये हमारे पास जो मतलब इंटीग्रेशन के लिए चाहिए हमारे को वो मिल चुका है। इस तरह से हम लोग आराम से इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी इसमें बिल्कुल भी। समझ आ रही है बात कि नहीं? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और चाहो तो आप एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लो, है ना। यहां से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेना, कोई इसमें चिंता की बात नहीं है कि भाई यहां से dy/dx बराबर में 2 गुणा y2 मतलब y माइनस का 3 है और x माइनस का 4 है। कंफ्यूज नहीं होना है जबरदस्ती का, लिख लेना भले एक आधा स्टेप एक्स्ट्रा। हाँ, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है इसका। ये तो हो जाएगा log के अंदर y + 3, ये 2 से गुणा होकर के log के अंदर ही x + 4। अब चूंकि दोनों लोग log में हैं तो इसको भी अगर मैं log में ही लूं तो काफी ठीक रहेगा। log c ले लो, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में इजी रहेगा, log में ही ले लो। क्योंकि दोनों के दोनों log में हैं इसलिए मैंने इसको log में लिया है, अदरवाइज मैं इसको log में नहीं लेता। लेकिन दोनों log में है तो ले लेना ठीक रहेगा उस केस में। आप बस इतना कीजिए कि log की प्रॉपर्टीज लगा दीजिए। यहां पर log की प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये पावर में भी जा सकता है, अगर ये बाहर है log से तो इसको पावर में लेके जाया जा सकता है, कोई चिंता वाली बात नहीं। log की प्रॉपर्टी ये कहती है हमारे को, तो उस प्रॉपर्टी को ही यूज लेते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं एक लाइन यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। तो log y + 3 तो यहां पर है ही है, ये तो है log y + 3 और बराबर में 2 जो आगे है वो घात में चला जाएगा, बनेगा log x + 4 की घात में 2 और प्लस में log c यहां पर है। अभी तो ठीक है। अब 2 लोग प्लस में हैं, अभी भी प्लस में थे लेकिन बाहर 2 आ रहा था जिसके कारण थोड़ा सा डिस्टरबेंस था, वो 2 हट चुका है। अब 2 लोग अगर प्लस में हैं तो 2 लोग प्लस में तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाते हैं, log की प्रॉपर्टी लग जाएगी। यहां पर log की प्रॉपर्टी अगर लगाओगे तो log y + 3 बराबर आएगा log x + 4 का स्क्वायर
और गुणा में c। ये log की प्रॉपर्टी लग करके काम खत्म हुआ। इसके बाद log से log सेपरेट हो जाएगा, हट जाएगा, बचेगा y प्लस 3 बराबर में ये बन जाएगा c गुना x प्लस 4 का स्क्वायर। ये हमारा समीकरण 1 आ गया, जो कि एक तरीके से व्यापक हल है, क्योंकि यहां पर c के रूप में हल नजर आ रहा है आपको। c का मान जब हम रख देंगे तो पूरा विशिष्ट हल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। c का मान निकालें कैसे? c का मान निकालने के लिए उसने बिंदु दे रखा है कि ये वक्र जो है -2,1 से गुजर रहा है। तो आप लिखेंगे कि दिया है कि वक्र जो है बिंदु -2,1 से गुजर रहा है, अतः बिंदु -2,1 जो है समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा। समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा। समीकरण 1 को संतुष्ट करवा दीजिए आप। जब आप इसको संतुष्ट करवाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, जब आप इसको संतुष्ट करवाएंगे तो ये बन जाएगा, देखिए x की जगह तो -2 रखना है, y की जगह 1 रख देना है बस। तो y की जगह 1 रख दो, एक लाइन तो खींच ही लो, ठीक रहेगा उससे। तो y की जगह हमने रख दिया 1, तो 1 प्लस 3 बराबर में c गुणा -2 प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस 3 4 हो गया यहां, तो ये हो गया 4 बराबर में c गुणा, ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये भी 4, 4 से 4 कट गया, c का मान 1 के बराबर आ गया। c का मान उठा करके समीकरण 1 में रखो, काम खत्म हो गया हमारा। इतना ही काम है, ज्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। तो आप लिखेंगे c का मान समीकरण 1 में रखने पर, c का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारे को क्या मिलेगा? यहां पर रख देंगे तो ये बन जाएगा y प्लस 3 बराबर में आ जाएगा x प्लस 4 की घात में 2। ये हमारा फाइनल आंसर है। c का मान रखने के बाद फाइनल वक्र ये बन रहा है, जो कि एक तरीके से इस अवकल समीकरण का विशिष्ट हल है। बस इतनी सी ही बात थी इसमें, बाकी कोई बात नहीं है खास। काम समाप्त हुआ, नोट करो फटाक से। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा भारी भरकम कुछ था नहीं इसमें ऐसा जो आप ना कर सको। एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आराम से किया जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, प्रिंस कुमार कह रहा है हो गया है सर आपसे पहले, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, तो क्वेश्चन बस यही था। एक लाइन, पहली लाइन ही इंपॉर्टेंट है इसमें, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। इसने कहा है किसी वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है, स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो किसके बराबर है? स्पर्श बिंदु जो कि एक्चुअल में x, y ही है। स्पर्श बिंदु को x, y को -4, -3 से मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसकी प्रवणता की दुगुनी है। इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाने वाला जो रेखाखंड की प्रवणता है उससे दोगुनी प्रवणता है स्पर्श रेखा की। बस इतना ही बोला है क्वेश्चन में, और उसी से हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट किया है। बहुत आराम से हो गया, कंफर्टेबली कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं आराम से। अगला 19वां प्रश्न ध्यान से देखेंगे। अब x और y से थोड़ा सा हटके क्वेश्चन अब देखने को मिलेंगे आप लोगों को। ये कह रहा है गोलाकार गुब्बारे है जिसका आयतन, जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है। गोल सा गुब्बारे नहीं होते, बड़े बड़े गुब्बारे होते हैं यार, हवा भर रहे हैं मुंह से, फुला रहे हैं उसको, बड़ा सा कर रहे हैं उसको। तो एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है स्थिर गति से बदल रहा है। मतलब आयतन बदल रहा है, समझो बात को। 6.5 प्रश्नावली, सॉरी 6.1 प्रश्नावली में किए थे इस तरह के क्वेश्चंस। आयतन बदल रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बदल रहा है, त्रिज्या बदल रही है, किसके सापेक्ष बदल रही है, वही डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखते हैं। जो बदलाव है, जो परिवर्तन है, उसको डिफरेंशिएशन की फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करके लिखते हैं। तो ये बन जाएगा एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है स्थिर गति से बदल रहा है। आयतन बदल रहा है, आयतन बदल रहा है मतलब आयतन अगर v है,
माना गुब्बारे का आयतन, गुब्बारे का जो आयतन है v है, ठीक है, जो कि बदल रहा है, तो मतलब dv अपॉन dt हो जाएगा, उसमें बदलाव समय के सापेक्ष हुआ, तो समय इसलिए कह रहा हूं क्योंकि समय की बात चल रही है आगे। स्थिर गति से बदल रहा है यदि आरंभ में, यह भी एक इंपॉर्टेंट बात है, स्थिर गति से बदल रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है काफी ज्यादा। आगे देखो, यदि आरंभ में, आरंभ में मतलब एकदम शुरुआत में, जहां से शुरू कर रहे हैं काम, इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है, ऑलरेडी 3 त्रिज्या का गुब्बारा ऑलरेडी आपके सामने है, फिर फुलाना शुरू किया है मान लो अब, और 3 सेकंड बाद 6 इकाई है, तो t सेकंड बाद उस गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात करनी है हमारे को, यह है सवाल। अब जो अवकल समीकरण बनेगी वो एक इंपॉर्टेंट मसला यह है कि समझ नहीं आ रहा कि अवकल समीकरण क्या बननी चाहिए। जिसको मैंने अंडरलाइन किया है वही इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो। भाई इसने क्या बोला है, एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है स्थिर गति से बदल रहा है। आयतन जो है, गुब्बारे का आयतन जो है स्थिर गति से बदल रहा है। स्थिर गति से बदल रहा है मतलब आयतन में, माना गुब्बारे का आयतन v है, दिया है, क्या दिया हुआ है, आयतन में परिवर्तन की दर, आयतन में परिवर्तन की जो दर है वो अचर है। आयतन स्थिर गति से बदल रहा है मतलब कांस्टेंट स्पीड से चेंज हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चेंज हो रहा है आयतन, मतलब आयतन में परिवर्तन की जो दर है, आयतन में परिवर्तन की दर dv अपॉन dt जो है वो कांस्टेंट है k, हमने मान लिया k के बराबर मान लिया, k कोई कांस्टेंट है, dv अपॉन dt आयतन में परिवर्तन की दर, आयतन स्थिर गति से बदल रहा है मतलब आयतन में परिवर्तन की दर स्थिर है, मतलब कांस्टेंट है, अचर है, तो इसलिए हमने dv अपॉन dt जो आयतन में परिवर्तन की दर होती है उसको k कांस्टेंट मान लिया, बात ही खत्म हो गई। k मान लो, कुछ और नाम दे दो, नाम से तो कुछ फर्क पड़ना नहीं है वैसे भी। इसको बस अब सॉल्व करना है, इतनी सिंपल अवकल समीकरण है आपके पास, इसमें कुछ हेर फेर नहीं, एकदम आसान अवकल समीकरण दे रखी है। आगे क्या करेंगे इसमें, यहां से आपको dv मिल गया बराबर में k टाइम्स और dt और इस तरफ आ जाएगा, इंटीग्रेशन लगा दो दोनों तरफ, इधर भी लगा दिया और इस तरफ भी लगा दिया। dv का इंटीग्रेशन तो v हो जाएगा, कैपिटल v रखना चाहिए, स्मॉल v नहीं रखना चाहिए, स्मॉल v तो वेग को दर्शाता है, कैपिटल v आयतन को दर्शाता है, तो v बराबर हो जाएगा kt प्लस में c, v बराबर kt प्लस c आ गया आराम से, कहीं कोई इसमें मेरे ख्याल से शंका की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। एक छोटी सी गड़बड़ मैंने करी है मुझे ऐसा लगता है, v तो रखा ही नहीं मैंने, क्योंकि आगे त्रिज्या की बात चल रही है, आयतन की तो बातें नहीं चल रही। किस किस की बात चल रही है, कहानी चल रही है त्रिज्या की और कहानी चल रही है समय की, r और t में बात चल रही है, तो r और t में बात चल रही है तो v की वैल्यू तो रखनी पड़ेगी अपने को, ये इस तरह से ना करके हमें पहले v का मान रख देना चाहिए, ज्यादा ठीक रहेगा, बाद में दिक्कत रहेगी वरना। dy dt ऑफ 4/3 पाई r क्यूब होता है v का मान, उसका डिफरेंशियल है, बराबर में k चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना आ गया 4/3 पाई अपनी जगह पर है, r क्यूब का हो जाएगा 3r स्क्वायर, और साथ में r का करेंगे तो dr अपॉन dt भी आएगा, और इक्वल में अपने पास k भी आएगा, 3 से 3 हमारा कट जाएगा, ये बन रहा है 3 पाई r स्क्वायर, साथ में dr अपॉन में dt बराबर में k। आप चाहो तो यहीं थोड़ा सेपरेशन कर सकते हो, लेकिन अगली लाइन में कर लोगे तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो मैं इसको इस तरफ खींच देता हूं, थोड़ा सा मैं इस तरफ कोने में ले लेता हूं, जगह की थोड़ी सी कमी पड़ सकती है यहाँ पे। अगली लाइन में आप यहाँ पर r स्क्वायर dr साथ में रख लो, बाकी 3 पाई k सब कांस्टेंट है, उधर dt के साथ ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कहीं भी ले जाओ उसको, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस चीज से, चाहो तो यहीं पर रख लो, चाहो तो उस तरफ ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर 3r स्क्वायर एज इट इज रहने देता हूं, 3 पाई r स्क्वायर एज इट इज रहने देता हूं, साथ में dr रहने देता हूं, और इक्वल में ये k के साथ dt चला जाएगा यहां पर। अब आप इंटीग्रेशन करेंगे, यहां इंटीग्रेशन, तो देखिए 3 पाई कांस्टेंट है, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं, r स्क्वायर का r क्यूब अपॉन में 3 इंटीग्रेशन होता है, बराबर में k
कांस्टेंट है dt का t हो जाएगा और प्लस में c आ जाएगा। यहां पर 3 से 3 भी कट रहा है, क्या बना यहां पे, ये बन रहा है पाई आर क्यूब बराबर में के टी प्लस सी। समीकरण नंबर 1 आ गया ये, जो कि हमारे काम का समीकरण है, क्योंकि ये एक तरीके से व्यापक हल निकाल लिया हमने। अब हमारे को इसकी मदद से मतलब एक समीकरण मिल गया बेसिकली। अब जो पूछेगा इसकी मदद से हम लोग उसको कन्वर्ट करके बता देंगे, इसकी मदद से निकाल करके बता देंगे। क्या बोला है आगे, ध्यान से देखो, अब अगली लाइन को ध्यान से समझो। आरंभ में, सुनो भाई, बात ऐसी है, आर की बात चल रही है पूरे क्वेश्चन में और टी की बात चल रही है। सारा गेम आर और टी का ही चल रहा है और आर और टी में ही समीकरण है। बाकी के, सी, पाई सब कांस्टेंट है, जिसमें से के और सी का मान तो निकालना भी पड़ेगा अपने को। तो उसके लिए कंडीशंस दे रखी हैं इसने। आरंभ में का मतलब इनिशियली, मतलब टी बराबर 0 पर। आरंभ का मतलब क्या होता है, समय टी बराबर 0 माना जाता है। फिजिक्स में भी सीखा होगा आप लोगों ने। आरंभ यहीं से कर रहे हैं तो इसी को टाइम 0 मान लो कि यहां 0 टाइम है, अब आगे बढ़ता जाएगा टाइम। तो आरंभ में मतलब हमें दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं यहां लिखता हूं इस चीज को कि भाई क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आरंभ में का मतलब है t बराबर 0 पर गुब्बारे की त्रिज्या 3 है तो r का मान 3 है। यहां रखिए एक बार, तो पाई गुणा 3 की घात 3 बराबर k गुणा 0 प्लस में c, ये आ गया, c का मान आ गया 27 पाई के बराबर। c का मान 27 पाई आ गया, बड़े आराम से आ गया, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमारे को क्या बोला है, इसके बाद बोला है कि 3 सेकंड के बाद 6 इकाई हो जाएगी त्रिज्या। 3 सेकंड के बाद, एक तो ये दिया हुआ है, तथा हमारे को क्या दिया हुआ है, 3 सेकंड बाद t का मान 3 पर r का मान कितना है, 6 इकाई। रखो वही समीकरण 1 में। अतः हम कह सकते हैं पाई गुणा 6 की घात 3 बराबर में के टी, के गुणा टी का मान है 3 और प्लस में सी, या ऐसा करो सी का मान रख दो पहले इसमें, ऐसा करो सी का मान रख दो इसमें। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर एक चीज का मान तो मिला पहले अपने को, फिर के का निकालेंगे आराम से। तो ये बनेगा पाई आर क्यूब बराबर में के टी, तो के टी प्लस में सी का मतलब है 27 पाई। समीकरण नंबर 2 ले लो आप इसको, और इसी तरह से हमने सी निकाल लिया तो के भी निकाल लेंगे। कोई इसमें अलग विशेष दिमाग एक्स्ट्रा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आराम से आएगा के भी। मैं इसको थोड़ा साइड कर लेता हूं और उस तरफ कर देता हूं बाकी का काम जो भी है अपना। तो एक लाइन यहां पर आ जाएगी आराम से, सेम एक लाइन इधर भी ले लो आप, ठीक है। इसको तो हटाओ, और अब यहां पर फिर से सेम क्या दिया हुआ है, फिर से एक और चीज दे रखी है हमारे को, वो लिखेंगे। क्या दिया हुआ है कि 3 सेकंड बाद मतलब t बराबर 3 पर 6 इकाई त्रिज्या है, r का मान 6 है। अतः समीकरण 1 से क्या होगा, समीकरण 1 में रखने पर हमारे पास आ जाएगा पाई इंटू 6 की पावर 3 सॉरी, इज इक्वल टू के टी, तो k इंटू 3 प्लस, समीकरण 1 में नहीं 2 में रखो यार, यहां सी भी आ गया ना, तो 27 पाई के बराबर आ जाएगा। चलो अब हम लोग इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। k का मान निकालना चाहते हैं हम लोग, और कोई उद्देश्य हमारा है नहीं। तो 6 6 36, 36 को 6 से करेंगे तो कितना बनेगा, 36 को 6 से करेंगे तो 6 36 का 6 के 3, 6 18 और 3 21, 216। तो ये हो गया 216 पाई, ये आ रहा है 216 पाई बराबर में 3 के प्लस में 27 पाई है। 27 पाई एक तरफ आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये 27 पाई इस तरफ लेकर के माइनस में ले आओ आराम से आप। 27 इसमें से माइनस होगा 216 में से, कितना बचेगा, 216 में से अगर 27 जाता है तो यहां बचेगा 9। रही बात 20 में से 2 गया तो 18, 189। तो 189 पाई इज इक्वल टू 3k। 3 भी डिवाइड में जाएगा और k का मान आराम से आ जाएगा। 3 से भाग जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो k का मान हमारे को कितना आ रहा है, 3 से 6 18, 3 3 9, 63 पाई हमारे पास k का मान आ गया।
जैसे ही के का मान आया समीकरण नंबर 2 में रख दो। आपकी पूरी समीकरण में जो जो कांस्टेंट थे सारे निकल गए, समीकरण 2 में रख देंगे। अब ये बनेगा समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर क्या बनेगा बच्चों, पाई इंटू आर की पावर 3 इज इक्वल टू, के का मतलब है 63 पाई इंटू टी प्लस में 27 पाई। ये हमारे पास फुल एंड फाइनल समीकरण है जो वक्र की समीकरण है। अब इससे रिलेटेड पूछा क्या है उसने पूछा है टी सेकंड के बाद उस गुब्बारे की त्रिज्या क्या होगी। तो टी सेकंड के बाद उस गुब्बारे की त्रिज्या आर हमारे को निकालनी है। तो मतलब आर ही बताना है और कुछ बताना नहीं है इसमें, एक्चुअल में आर ही निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। पहली बात तो पाई उधर से कॉमन आ रहा है, पाई तो हटा ही लो, सोचने की जरूरत नहीं है। पाई को हटाने में तो कुछ सोचने की मेरे ख्याल से आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। आंसर किस फॉर्म में दे रखा है मैं उसी फॉर्म में आपको दे देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक मिनट में आंसर चेक कर लेता हूं इसका। पाई तो हट ही रहा है, बाकी का कॉमन लेने की जरूरत भी नहीं है, इसमें तो डायरेक्ट ही किया हुआ है। तो मैं लिख देता हूं एक बार, यहां से पाई आर क्यूब रहने दो, इक्वल में पाई एक बार कॉमन ले लो तो 63t प्लस में 27 ये बन रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा मुझे लग रहा है तो मैं इसको एक बार सीधा कर देता हूं पहले। ये क्या, मेरे को तो ये लाइन भी टेढ़ी लग रही है थोड़ी, अब सीधी हुई है। चलिए, तो पाई से पाई तो कट गया, आर निकालना है तो 3 घात उधर जाकर के 1/3 बन जाएगी। तो आर का मान आएगा 63t प्लस में 27 की होल पावर 1/3। ये हमारे पास आ गया आर का मान, और ये हमने एक बॉक्स में बंद कर दिया है। अरे भाई थोड़ा सा तो नीचे करो इसको यार, ऐसे कैसे काम चलेगा, हल्का सा नीचे कर लो। ये आंसर है, बस इसको फटाफट से नोट करो आप लोग। इसको बस सुंदरता के लिए सजा देता हूं मैं, बाकी कुछ है नहीं इसमें, और हो गया काम पूरा खत्म। यही आंसर है, बस खत्म मामला। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना था, ज्यादा मुश्किल नहीं है, देखा जाए तो कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा टफ कुछ नहीं था इसमें, नॉर्मल था, किया जा सकता था। नोट करो फटाफट से, नोट करो, अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। मेन जो लाइन है ना वो अंडरलाइन कर रखी है मैंने, बस वही है पूरे क्वेश्चन का सार, जिससे सारा का सारा क्वेश्चन बना है। वो यही लाइन है कि आयतन स्थिर गति से बदल रहा है, मतलब आयतन में परिवर्तन की दर स्थिर है, कांस्टेंट है, के बराबर है। आयतन की वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब रख करके फिर हमने कंप्लीट आगे सॉल्व कर डाला। और दो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी थी, एक तो आरंभ में मतलब समय 0 पर त्रिज्या 3 है, 3 सेकंड के बाद त्रिज्या 6 है, तो सिंपल टी सेकंड के बाद आर बताना है, मतलब वो तो नॉर्मल आर की वैल्यू बतानी है और कुछ नहीं करना था इसमें। 4 होगा, कहां होगा 4, कौन सा 4 होगा, कहां आ रहा है 4 भाई, किस जगह की बात कर रहा, गलत है सर प्लीज, सर जी मुझे आंसर मैच नहीं कर रहा, किसका मैच नहीं कर रहा यार, 63t पर 27 ही तो है, मेरा तो मैच कर रहा है। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप लोग, 19वां ही तो है ये। 4πr² आएगा, अच्छा यहाँ, ओके, अरे यार यहाँ गलती हो गई मेरे से, आंसर कैसे मैच कर गया फिर, अच्छा ये दोनों तरफ से एडजस्ट हो गया ना, कॉमन आकर के कट गया वो, इसलिए मैनेज हो गया शायद। हे ईश्वर, ये तो बड़ा लंबा खिंच गया यार क्वेश्चन। अब इसको ठीक करना आप लोग ही यार, मैं क्या ही कहूँ, इसमें तो गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, ज्यादा ही बड़ी गड़बड़ हो गई है। तो इसको घर पे ठीक कर लोगे क्या आप लोग, मुझे चैट में लिख करके बताओ, क्योंकि समय मैं इसमें और देना नहीं चाहता, अभी वेस्ट हो जाएगा फालतू का टाइम, कोई सेंस नहीं बन रहा अभी इसको सॉल्व करने का। आप लोग घर पे कर लोगे क्या, बस मुझे इतना बता दो।
और कुछ नहीं पूछना है मुझे आप लोगों से। क्या आप इसको घर पे कर लोगे पूरा कंप्लीट सॉल्व सिस्टमेटिकली? हो पाएगा आप लोगों से? अभिषेक बेटा आंसर सही इसलिए आ गया, वो 3 जो है वो दोनों तरफ से इक्वेशन बैलेंसिंग के हिसाब से कट गया, वो कांस्टेंट का फर्क नहीं पड़ रहा उसमें, इसलिए आ गया, वो कट गया है वो चारों तरफ से। तो खैर जो भी है कर लोगे आगे इससे। समीकरण 1 तक ठीक है, इसके आगे का मामला गड़बड़ हो गया अब, क्योंकि समीकरण 1 में थोड़ा सा चेंज आ गया, 4/3 आ गया यहाँ पे। तो अब आप इसको कंप्लीट कर लेना। हाँ ये है कि मैं इसका सॉल्यूशन सही करके, मतलब इस पीडीएफ में करेक्शन करके एप्लीकेशन पे अपलोड करूंगा शांति से। जो इस वीडियो के जस्ट नीचे पीडीएफ है उसमें करेक्शन हो करके आपको मिलेगा, करेक्ट सॉल्यूशन मिलेगा, चिंता वाली बात नहीं है। तो मैं यहां से यहां तक आप लोग घर पे ट्राई करना सही करने की, मैं इसमें करके दूंगा आपको, फिर मैच कर लेना कि कहां क्या गड़बड़ हुई है, क्या ठीक हुआ है। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। 19 के बाद 20वां। मेन बात जो थी समझाने की वो समझा दी है मैंने, कि एक लाइन तो ये मेन थी, एक लाइन ये मेन थी, और एक लाइन ये मेन थी। बाकी तो क्वेश्चन नॉर्मल है, जैसे करते आए हैं वैसे करते जा रहे हैं, बाकी कुछ ऐसा नया नहीं किया है अपन ने। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। 19 के बाद 20वां प्रश्न है। 20वां नहीं है, एक उदाहरण नंबर 14 है, उसके जैसा का जैसा एकदम 20वां प्रश्न है, फोटोकॉपी है एकदम 20वां प्रश्न, कोई विशेष अंतर नहीं है। 14वां जैसे करेंगे वैसे के वैसे 20वां प्रश्न होगा। एक बार शांति से इस क्वेश्चन को पढ़ लो, आप इस उदाहरण को पढ़ लो, जो 14th नंबर एग्जाम्पल है। बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, कुछ कमाल का है, मतलब ये सबसे प्यारा एग्जाम्पल्स में से एक है जो 9.4 प्रश्नावली के सबसे प्यारे क्वेश्चंस में से एक कह सकते हो आप, या एग्जाम्पल्स में से एक कह सकते हो। स्टार तो आप इसके भी लगाओ। एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, वरना ये क्वेश्चन कंप्लीट ही था। आप घर पे इसको कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है काफी। और एक ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। 3 की जगह बल्कि इसमें 4 स्टार लगने चाहिए, क्योंकि पिछले वाले से भी मेरे को तो बेटर ही लगता है ये वाला प्रश्न। क्या कह रहा है ये? किसी बैंक में मूलधन को पी मान लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो मूलधन को पी नाम दो आप। माना मूलधन जो है पी रुपए है। मूलधन पी रुपए है मान लेते हैं, पी वेरिएबल है जो भी है, जिसके बारे में सारा गेम चल रहा है। मूलधन को पी मान लिया, पी फॉर प्रिंसिपल, इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं, तो उसका पी आ गया, मूलधन बोल दिया उसको। कुछ और नाम देना है तो कुछ और दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि हो या कमी हो, उसको अवकलन से दर्शाया जाता है। ये अपन ने 6.1 प्रश्नावली पूरी की पूरी इसी पर पढ़ी है। तो मूलधन की वृद्धि लिखे भले ही कमी लिखे, दोनों का मतलब पी का डिफरेंशिएशन है, और 5% वार्षिक की दर से होता है। कितने वर्षों में? समय की बात चल रही है, सारा गेम टाइम का है, तो टाइम के सापेक्ष ही डिफरेंशिएशन किया जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझो उसको। क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया हुआ है, यही मेन लाइन है। मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से हो रही है। मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से हो रही है, मतलब डीपी अपॉन में डीटी जो है मूलधन में परिवर्तन। मैं ऐसे लिखता हूं देसी भाषा में, पहले हमें दिया हुआ है कि मूलधन में वृद्धि जो है वो है मूलधन का 5%। वृद्धि कितनी हो रही है? 5% बढ़ रहा है मूलधन, हर साल बढ़ रहा है। वापस से सुनो, मूलधन की वृद्धि जो है 5% वार्षिक की दर से होती है, मतलब एक साल में 5% बढ़ रहा है मूलधन। तो मूलधन में वृद्धि कितनी हुई? 5% की। तो पूरा लिखें तो क्या हुआ? मूलधन में वृद्धि कितनी हुई? मूलधन का 5% जो है वो उसकी वृद्धि हो गई। जैसे मान लो 100 रुपए मूलधन था, तो 5% बढ़ गया तो 105 रुपए हो गया फाइनली एक साल बाद। मूलधन में वृद्धि 5% की है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे को। और उसी लाइन को ध्यान में रखते हुए हम नेक्स्ट वाली लाइन लिख सकते हैं। मूलधन में वृद्धि मतलब डीपी अपॉन डीटी, समय के सापेक्ष मूलधन में परिवर्तन। 5% है मूलधन का ही, तो पी का 5% होगा। मूलधन माने पी का कितना? 5%। क्या चीज? डीपी अपॉन डीटी, जो कि मूलधन में वृद्धि है।
इसको हम लोग क्या लिखेंगे, dp अपॉन dt। आपको पता है परसेंटेज को कैसे सेटल करते हैं, p का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 5% का मतलब 5/100। ये तो बचपन में सीखी हुई चीज है, मेरे ख्याल से सबको पता ही होगी। यहां से हम लोग लिख सकते हैं dp अपॉन dt, 5 से 100 कट गया 20 बार, तो p/20 आ गया। ये आपका इतना आसान अवकल समीकरण आ गया जिसकी कोई हद नहीं है। इससे आसान क्या ही लोगे मतलब सही बात है, बहुत आसान अवकल समीकरण है। इसको हमें सॉल्व करना है, बस इतनी सी बात है। कैसे सॉल्व करेंगे, मैं एक काम करता हूं, इस p को तो डिवाइड में ले ही रहा हूं dp के साथ में। अब ये 20 है, कांस्टेंट है, चाहो तो इधर डिवाइड में रहने दो dt के, चाहो तो इस dt के डिवाइड में रहने दो, या फिर इस 20 को इस तरफ लेके आ जाओ तो ऊपर हो जाएगा। बस ये बेनिफिट है, बाकी कहीं भी रखो इस कांस्टेंट को, आंसर पे रत्ती पर फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं और ये बनेगा हमारे पास 20 log p बराबर में, ये हो गया t और प्लस में c। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। ये हमारा व्यापक हल आया एक तरीके से। मेन जो लाइन थी, ये जो मैंने येलो कलर में लिखी है, मेन तो वही थी कि भाई साफ साफ दिया हुआ है कि मूलधन की जो वृद्धि है 5% वार्षिक की दर से हो रही है। मतलब मूलधन में जो वृद्धि हुई, कितनी वृद्धि हुई, उस मूलधन का 5% उसकी वृद्धि है। मूलधन में कितनी वृद्धि हुई, कितना बढ़ा, मूलधन का जो 5% हिस्सा है उतना बढ़ गया। जैसे 100 रुपए है तो उसका 5% मतलब 5 रुपए बढ़ गया, तो मूलधन में वृद्धि 5 रुपए हुई उस केस में। एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया है मैंने। ये हमारा पहला समीकरण प्राप्त हो गया हमें, जो कि हमारा व्यापक हल है। अब क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं मैंने तो आगे, मैंने तो डायरेक्ट यहां तक आपको करके दिखा दिया, एक लाइन पढ़ करके खाली। क्वेश्चन आगे पूछना क्या चाह रहा है वो तो अब पढ़ रहे हैं अपन, है ना, तो वो अब पढ़ करके देखते हैं क्या पूछना चाह रहा है। कितने वर्षों में, मतलब टी का मान जानना चाह रहे हैं, 1000 रुपए की राशि 2 गुनी हो जाएगी। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहां मतलब क्वेश्चन ऑब्जर्व करना आना चाहिए आपको कि क्या कह रहा है ये, कम शब्दों में ज्यादा बात बता रहा है। देखो ध्यान से, कितने वर्षों में मतलब कितना टाइम लगेगा, टी का मान बताना है कि 1000 रुपए की जो राशि है वो 2 गुनी हो जाए। मतलब शुरुआत में राशि कितनी थी, 1000 रुपए की, इसका मतलब यही है ना, 1000 का 2 गुना करना है, 2000 बनाना है। मतलब शुरुआत में कितना था, 1000। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये चीज, ये मैं नहीं कह रहा हूं अपनी तरफ से। इस लाइन से ये समझना है कि t बराबर 0 पर जो p का मान है 1000 है, शुरुआत में मूलधन 1000 के बराबर है, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है। तो समीकरण 1 में रखने पर क्या बनेगा, समीकरण 1 में रखने पर हमारे पास आएगा 20 log p, 20 log p, p का मान है 1000 के बराबर, बराबर में t प्लस c, t का मान है 0 और प्लस में आ रहा है c। तो c का मान बहुत आराम से हमें प्राप्त हो गया। c का मान है 20 log 1000 के बराबर, है ना, 20 log 1000, ये हमारा c का मान है। और c का मान उठा करके हम समीकरण 1 में रख देंगे। इसको एक डब्बे में डाल दो भले चाहो तो। लिखिए कि c का मान जो है, c का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या बनेगा, c का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या बनेगा हमारे पास, 20 log p बराबर में है t प्लस में c, तो प्लस में 20 log 1000। आप बस इतना कीजिए, इसको एक साथ ले लीजिए ताकि थोड़ा सेटल हो जाए, थोड़ा सॉल्व हो जाए। तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 log p बराबर में, नहीं बराबर क्यों, माइनस लेंगे ना, माइनस का लॉग, सॉरी 20 log 1000 इक्वल में t चल रहा है। आप इन दोनों में से 20 इजीली कॉमन ले सकते हैं, बनेगा क्या, log p माइनस में log 1000 बन जाएगा और बराबर में t चल रहा है। तो यहां से t का मान कितना प्राप्त हो गया, या इसको इधर ही रहने दो भले, ये बन रहा है 20 log की प्रॉपर्टी से log p/1000
बराबर में है टी, समीकरण नंबर हमारे को ये प्राप्त हुआ है कितना, समीकरण नंबर इसको 2 कहेंगे आप। और यहां से जो कांस्टेंट वगैरह थे वो सारे हट गए हैं, ये मेन समीकरण आ गई, जो विशिष्ट हल है वो हमारे को प्राप्त हो गया है, एक तरीके से विशिष्ट हल आ गया है। लेकिन अब इसकी मदद से कुछ और निकालने को इसने बोला है, क्या निकालने को बोला है वो एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो तो भाई यहां से सेम कहानी, आगे क्या बोला है इसने, कितने वर्षों में 1,000 रुपए की राशि दोगुनी हो जाएगी। तो आप लिखेंगे कि P बराबर दोगुनी मतलब 2,000 रखने पर, P बराबर 2,000 रखने पर T कितना आएगा, हमारे को यही चाहिए, कितने वर्षों में, मतलब T का मान क्या आएगा, P का मान 2,000 रखने पर, तो ये आएगा 20 log 2,000 बटे 1,000 बराबर में T है। तो यहां से T का मान आ गया 20 log 2, यही हमारा आंसर है। इतने टाइम के बाद में log 2 की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, इतने वर्ष के बाद, इतने वर्ष के बाद हमारी राशि जो है 1,000 रुपए की है वो दोगुनी हो जाएगी सीधा, इतने साल के बाद दोगुनी होगी। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मतलब ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। नोट करो फटाक से, तुरंत प्रभाव लगा करके नोट करो, बिल्कुल देरी करने की आवश्यकता है ही नहीं इसमें, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लगता है मुझे। और सेम टू सेम फॉर्मेट का अगला प्रश्न है, मतलब जो प्रश्नावली में दे रखा है वही उदाहरण जैसा ही है, लगभग लगभग वही है, विशेष अंतर नहीं है। यहां तक कि समीकरण तो मान के चलो सेम ही बनेगी, लगभग सेम है, मतलब कोई विशेष अंतर नहीं मिलेगा आपको। कहानी सिर्फ पहली लाइन की थी, सिर्फ पहली लाइन की, और दूसरी कहानी थी कि इसने ये कैसे लिखा, कहां गया, हाँ ये लाइन कैसे समझ में आई, और ये क्या निकालने को बोला है, ये और ये लाइन, बस 3 लाइनें इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था ये। सही बात है। तो बात बस ये है कि ये वो वाले प्रश्न हैं जो आप 7वीं 8वीं क्लास में किया करते थे, चक्रवृद्धि ब्याज का या साधारण ब्याज का क्वेश्चन, कि भाई 1,000 रुपए मूलधन है, उसको बैंक में डाला, 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, बताओ कितने सालों में 1,000 का 2,000 बन जाएगा। वहां पर हमने उसका डायरेक्ट सूत्र अप्लाई किया था, रट करके सूत्र, यहां पर हमने डिफरेंशिएशन की मदद लेकर के टी का मान निकाला, यहां जो आया और वहां जो आया वो सेम ही आएगा, हमेशा वही सेम है कि 5% वार्षिक दर है, मूलधन आपका 1,000 रुपए है, हमें बताना है कि कितने टाइम में 2 गुना हो जाएगा, 2,000 कितने टाइम में होगा, बस इतनी सी तो बात है। तो ये वही 7वीं 8वीं क्लास में जो आपने सीखा हुआ है वही सारा का सारा यहां पर काम आ रहा है, कुछ अंतर नहीं है, वही सब है, बस डिफरेंशिएशन की मदद से हमने इस चीज को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं तो और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। 20वां प्रश्न देख लेते हैं। किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक की दर से होती है। मूलधन की वृद्धि सेम वही, माना सेम लैंग्वेज आएगा, माना मूलधन जो है, थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं अपन इसको मेरे ख्याल से, मूलधन जो है P रुपए है, मूलधन P रुपए है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारे को, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मूलधन की जो वृद्धि है, पिछली बार 5% दे रखी थी, इस बार R% दे रखी है, परसेंटेज R बोल दिया। मूलधन की जो वृद्धि है वो कितनी है, मूलधन का 5% वृद्धि, 5 नहीं R% वृद्धि हुई है, पिछली बार 5% हुई थी, यहां R%, बाकी कोई अंतर नहीं है, सेम चलेगा। आगे का क्वेश्चन मैं पढ़ ही नहीं रहा हूं, मैं सीधा इसको सॉल्व कर रहा हूं, बस आगे क्वेश्चन कुछ पढ़ ही नहीं रहा हूं मैं, वैसे तो सेम ही है। देखो पिछली बार क्या था, चलो मैं कर ही देता हूं यार, छोड़ो ना, फटाक से हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मूलधन में वृद्धि मतलब डीपी अपॉन में dt, वो है P का 5%, 5 ही आ रहा है बार बार दिमाग में R% है फिलहाल, तो यहां dp अपॉन dt बराबर आ रहा है P गुणा R बटे 100।
तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं, R और 100 सब कांस्टेंट है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, सारा कांस्टेंट है। 100 को आप इस तरफ लेके आ जाओ भले, 100 को dp के साथ में और p डिवाइड में ले लो, और इक्वल में dt इधर ले आता हूं r के साथ में। मैं r/100 एक साथ भी रख सकता हूं यहां पर, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, एक साथ r/100 रख लो यहां। मैं बस यहां पर इसलिए नहीं रख रहा हूं क्योंकि कांस्टेंट अगर डिवाइड में रहेगा तो भी कोई फर्क नहीं, ऊपर आ जाएगा तो ज्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इसको ऊपर ले लिया हूं। बाकी आप 100 को डिवाइड में रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट r इधर ले आओ डिवाइड में, 100 उधर ले जाओ डिवाइड में, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। जो भी है मेन वेरिएबल है जिसका इंटीग्रेशन हमारे को करना है। तो यहां से क्या बनेगा, ये 100, ये बन जाएगा log p, और बराबर में आ जाएगा कितना, RT, और प्लस में c आएगा। समीकरण नंबर 1 है, ये हमारे काम की चीज मिली। ये जो समीकरण हमारे को मिला है, यहां से अब शुरू होगा कार्यक्रम, जिसमें हम पहले लिखेंगे क्या दिया हुआ है, वहां से शुरू करेंगे काम, है ना। क्या दिया हुआ है देखें जरा, यदि 100 रुपए जो हैं 10 वर्षों में दुगने हो जाते हैं, मतलब इसी लाइन में बहुत खास चीजें छिपी हुई है। 100 रुपए 10 वर्षों में दुगने हो जाते हैं, मतलब शुरू में 100 रुपए थे, 10 साल में दोगुने हो गए। तो आप लिखेंगे कि दिया हुआ है साफ साफ कि भाई इनिशियली मतलब t बराबर 0 पर जो p का मान है वो 100 के बराबर था। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 में रखने पर क्या बनेगा, समीकरण 1 में रखने पर देखिए 100 log p, 100 log 100 बराबर में t का मान 0 है, तो r गुणा 0 प्लस में c, और c का मान यहां से आ गया 100 log 100। ये जो c का मान हमें प्राप्त हुआ है उसे उठा करके समीकरण नंबर 1 में रख देंगे फिर से, जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था। खैर c का मान जो प्राप्त हुआ वो समीकरण 1 में रखने पर हमारे पास इस बार c भी निकालने का है, r भी निकालना है। r भी तो अननोन ही है, नहीं पता ना हमारे को, दे नहीं रखा क्या है। c का मान यहां रखेंगे तो ये बन जाएगा 100 log p बराबर में RT प्लस 100 log 100। एक काम करो, इस पूरी टर्म को इस तरफ लेके आ जाओ, एक साथ हो जाएगा। तो 100 log p बराबर नहीं माइनस में 100 log 100 बराबर में RT। यहां से 100 अगर हम कॉमन ले लें तो ये बनेगा log p माइनस log 100 और बराबर में RT है। यहां से अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा log p बटे 100 बराबर में है RT। ठीक है, RT है ये। अब इसके बाद में हम लोग R का मान और निकाल लें। कैसे, उसने बोला है 100 रुपए 10 साल में दुगने हुए हैं, मतलब शुरू में 100 रुपए थे। सेम लैंग्वेज आप लिखोगे, शुरू में 100 रुपए थे और 10 साल में दुगने हुए हैं, मतलब 10 साल में 2 गुने 200 हो गए हैं। क्वेश्चन में दे रखा है। समीकरण नंबर 2 में रखेंगे इस बार, ये समीकरण नंबर 2 है हमारा, इस बार 2 में रखेंगे। तो आप लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो किस तरह से बनेगा, मतलब ये वो देख लेते हैं एक बार। एक लाइन यहां ले लो। तो भाई 100 log 100 log p का मतलब है 200 बटे में 100 चल रहा है बराबर में RT, है ना। RT मतलब 10 R, t का मान 10 है तो आप ऐसे लिख लो भले, R गुणा 10 है साहब। तो ये कट गया तो ये बना 100 log 2 इज इक्वल टू 10 R। 10 से ये भी काट लो ना, सीधा R का मान ही आ जाएगा। R का मान आ गया 10 log 2। log 2 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में दे रखी है, यूज ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो R का मान हमारे पास आ गया 10 इंटू 0.69। अगर क्वेश्चन में दे तो यूज लेना है, नहीं दे तो यूज नहीं लेना। सिंपल में
log 2 ही रहने देना है। जैसे पिछले वाले में हमने log 2 रहने दिया क्योंकि क्वेश्चन में दे नहीं रखा था इसकी वैल्यू, क्वेश्चन में देगा तो इस्तेमाल कर लेना है, कुछ याद रख के नहीं लेके जाना log के मान। सिर्फ log 1 0 होता है उतना पता होना चाहिए, बाकी किसी की कोई जरूरत नहीं है, अपने को मान याद रखने की जरूरत नहीं है। 6.931 आ रहा है आर का मान, आर का मान आ गया, क्या निकालना है, आर का ही निकालना है, हो गया काम। ये तो सिंपल ही था क्वेश्चन, आर का मान निकाल लिया हमने, इसमें क्या था बात। हाँ जी बताइए, समझ में आया क्या? गुरुजी 20 log p में p का मान क्यों नहीं रखा? कहां पर 20 log p का है? 20 log p है ही कहीं नहीं, मेरे को तो दिख रहा। क्वेश्चन नंबर 20 में 11 स्टेप में, क्वेश्चन नंबर 20 11 स्टेप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मुझे ये समझ नहीं आ रहा 20 log p का है यार। बेटा एक तो c का मान रखा है तो थोड़ा सेटल करेंगे ना, फिर p का मान तो कुछ और कंडीशन पे रखेंगे ना, अपनी मर्जी से थोड़ी p का मान कहीं रख देंगे, ये तो एक समीकरण है, कुछ तो r और p कुछ सेटल करके रखेंगे ना मान। बाकी मैं समझ नहीं पाया एग्जैक्टली आप क्या पूछना चाह रहे हो, सही बात तो ये है, आप थोड़ा सा और डिटेल में बताएं तो शायद मैं समझ पाऊं पूछना क्या चाह रहे हो आप। इसको नोट करो, मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं, फटाफट एक क्वेश्चन और करवाना है मेरे को, समय हो गया है वैसे, हिंट दूंगा मैं अगले क्वेश्चन का खाली। 3 क्वेश्चन बच गए यार, काफी ज्यादा बच गए आज तो, कुछ किया ही नहीं ऐसा लग रहा है, मजा ही नहीं आया, मुझे लग रहा था हो जाएगा 9.4 खत्म, हो नहीं पाया, चलो कोई नहीं। 21वां देखो, ये तो हो गया यार, 1000 रुपये जमा कराए जाते हैं, ज्ञात कीजिए, ये तो हो जाएगा, ये होमवर्क में ट्राई करना अब आप। भाई मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से होती है, मतलब सेम कहानी, ये जो मैंने इतना काम यहां पर किया है, ये जो मैंने इतना काम यहां पर किया है सेम ही आ जाएगा, 5% की दर से तो हमने यहां पर काम किया ही था ना अभी थोड़ी देर पहले, 5% की दर से तो कैलकुलेट करके बताया ही है ना आपको, उसमें तो क्या ही सोचने की बात है, ये तो अपन ने किया ही है काम, तो यहां तक का तो सेम ही है। सेम चीज काम आ रही है यहां पे, कुछ डिफरेंस नहीं है। इंपोर्ट इमेज एज इट इज, मैं वो वाली इमेज यहां पर ले लेता हूं जो अभी मैंने आपको बताई। पिछला जो क्वेश्चन अपन ने, क्वेश्चन का उदाहरण जो अपन ने किया था उसी की तरह है ये। मूलधन हमारे को दे रखा है p%, है ना, मूलधन p रुपए है और उसके हिसाब से काम चल रहा है पूरा का पूरा। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इसको, और कुछ नहीं, बस ये कहानी चल रही है, आगे का सारा काम सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं। किसी बैंक के मूलधन के वृद्धि 5% वार्षिक की दर से है, मूलधन में वृद्धि मूलधन का 5% है, ये सारा काम शाम समीकरण 1 तक आ गया जो उसमें किया था। इस बैंक में 1000 रुपए जमा कराए जाते हैं इनिशियली, कितने, 1000। इसका मतलब t बराबर 0 पर p का मान 1000 है, ये क्वेश्चन में दिया है, ऐसे पता चलता है कि क्या दे रखा है, 1000 रुपए जमा कराए जाते हैं। ज्ञात कीजिए कि 10 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी, हमें t बराबर 10 पर p निकालना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार ये तो। हमें क्या निकालना है, t बराबर 10 पर p कितना आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। t का मान 0 रख दो, p का मान यहां पर 1000 रख दो, मैं रख ही देता हूं भले ही आपको हो तो। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर 20 log p का मान है 1000 बराबर में t प्लस सी, t मतलब 0 प्लस c हो गया है, और c का मान यहां से 20 log 1000 प्राप्त हो गया। जो c का मान है समीकरण 1 में रख दो, c का मान सेम पैटर्न, सेम तरह के तीसरा क्वेश्चन आ गया, 20 log p बराबर में t प्लस सी, तो t प्लस
20 log 1000, जैसा कि मैं अक्सर क्वेश्चंस में कर ही रहा हूं, एक तरफ लेकर के इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं पहले, फिर आगे बढ़ रहा हूं, तो पहले सिंप्लीफाई ही कर लेते हैं। 20 log p है ये, और माइनस में 20 log 1000 है, बराबर में t है। प्रॉपर्टी लगाएं अगर, पहले तो 20 कॉमन लो, तो ये हो जाएगा log p माइनस log 1000, और बराबर में t आएगा यहां पे। इसके बाद आप इसको तो हटाइए, इसके बाद आप इसको लिखिए कि 20 log p बटे 1000, ये हमारे पास है t का मान। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर हो गया 2। ये हमारे पास प्रॉपर सॉल्यूशन आ गया, विशिष्ट हल प्राप्त हो गया। मेन जो समीकरण है वो मिल गई p और t में, मतलब मूलधन और समय में जो समीकरण है वो पूरी आ गई है। जो कांस्टेंट वगैरह थे सबके मान निकल गए हैं। आगे क्या बोला है, 10 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी? आप लिखेंगे t बराबर 10 पर क्या होगा, t बराबर 10 रखने हैं तो क्या होगा, t बराबर 10 रखने पर कर दो, आप ऐसा करो, t का मान 10 रखने पर क्या होगा, 20 log p बटे 1000 बराबर में 10। t का मान 10 रख दिया मैंने, 0 से 0 गया, ये 2 उधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा log p बटे 1000 बराबर 1/2, जिसका मतलब होता है log p बटे 1000 बराबर में 0.5। और log की एक प्रॉपर्टी है कि अगर बेस e है, log की प्रॉपर्टी log a बेस b बराबर c है, मैंने पहले भी बताई है, आइए काम में, a बराबर b की घात c लिख दिया जाता है, ये b उधर पावर में चला जाता है, तो यहां बेस e है तो e उधर पावर में चला जाएगा, तो ये एक तरीके से इस तरह से लिखा जाएगा, मैं यहां ऐसे कर देता हूं, ये बेस एक तरीके से e है तो e उधर पावर में चला जाएगा, ये बन जाएगा p बटे 1000 बराबर e की घात 0.5, और e की घात 0.5 का मान 1.648 दे रखा है, तो p बराबर वैसे एक साथ लिख देता हूं मैं, 1000 गुणा e की घात 0.5, बस इसको 1000 से गुणा करेंगे, आंसर हमारे सामने आ चुका है। इतना सही काम था, नोट करो फटाफट से, और आज इतना ही करेंगे। आप लास्ट में कमेंट जरूर करके जाना इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। एक बार घर पे तो आपको करना ही पड़ेगा, देखो है ना, केवल मेरे करवाने से काम चलेगा नहीं, क्वेश्चन थोड़े से अच्छे हैं ये, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्वेश्चन तो अच्छे हैं ही हैं। घर पे नहीं करोगे तो पल्ले पड़ेगा नहीं, पड़ गया तो भूल जाओगे वैसे भी आप। एक 1.648, तो बेहतर है एक बार रिवाइज कर लेना, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं, आने लायक क्वेश्चंस हैं एग्जाम में। तो क्या बन रहा है ये फाइनली, p बराबर आ रहा है 1000 से गुणा करेंगे तो 1648 रुपीज, तो 10 साल में इतने रुपए हमारे पास बन जाएंगे, ये फाइनल आंसर है। ऐसे करना था क्वेश्चन, और आप ऑब्जर्व करें तो तीनों क्वेश्चंस लगभग सिमिलर हैं, बस इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में क्या दे रखी है ये आप सही से पकड़ पाए तो फिर दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत यही आती है कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है वो आप पकड़ पा रहे हो क्या, मुद्दे की बात बस यही है, बाकी कुछ खास नहीं है मुद्दे की बात, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन आपको पकड़ में आनी चाहिए बस, बाकी सब सेटल है मामला। ठीक है, चलिए तो यहां तक समाप्त करते हैं, बाकी आप नेक्स्ट क्लास में कर ही लेंगे। एक क्वेश्चन बचा है, होमवर्क में करना है इसको, 2 क्वेश्चन बचे, आराम से हो जाएंगे होमवर्क में। आप एक बार घर पे ट्राई करना, ये बहुत आसान है, जितना अपन ने आज पढ़ा है उसके दम पे इजीली आप इसको कर सकते हो। नहीं आएगा तो मैं करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन एक बार घर पे ट्राई करना है। और एक ये वाला बहुत प्यारा क्वेश्चन है, छोटा सा लेकिन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी घर पे ट्राई करना है। 2 क्वेश्चंस मैं आपको घर की करने के लिए दे रहा हूं, बाकी अपन नेक्स्ट वाली क्लास में आराम से कर लेंगे। थैंक यू सो मच, वीडियो के नीचे कमेंट करके जाना, वीडियो को लाइक कर देना, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू। टाइम काफी हो गया है ऑलरेडी।